नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत बेहतर चल रही होगी। ऊंची उड़ान आपके लिए बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ रन करवा रहा है, जिसमें से आप अभी जो देख रहे होंगे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है, जिसकी वैकेंसी आई हुई है, पता होगा 4200 समथिंग की। उसकी तैयारी लगातार हम लोग कई महीने से करा रहे हैं। अभी तक कुल हम लोग सेट नंबर 30 तक पहुंचे हैं, यानी 29 सेट जो है वो आपको यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार एसआई का मेंस का रिजल्ट को लेकर के भी हम लोग बहुत अग्रसर हैं, जो कि आपको पता होगा कि 19 अप्रैल को होने वाला पेपर है बिहार दरोगा का, उसको लेकर के भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो पीटी का एग्जाम आया, रिजल्ट आया है, उसमें बहुत सारे बच्चे ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट को अच्छा किया है, और लगभग हम आपको बताएं तो 150 के आसपास बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अभी कोशिश ये है कि उन बच्चे को फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाना है, इसलिए हमारा टैगलाइन ही आप जानते होंगे कि ऊंची उड़ान वादा सफलता का, यानी कि आपकी सफलता ही हमारा वादा है, और हम वादा जो करते हैं वो आपकी सफलता के लिए करते हैं। साथ ही साथ आपको बिहार एसएससी से संबंधित भी हम लोग टेस्ट को लेकर के कंडक्ट करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में हम आपके लिए अग्रसर हैं, एक्टिव हैं। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, और बिहार पुलिस जो कांस्टेबल है सेट नंबर 30 का क्वेश्चन क्या है, उसको लेकर के चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। क्या है पहला क्वेश्चन, उस पर आते हैं, देखते हैं, और एक अच्छा कंटेंट के साथ कोशिश करेंगे कि एक अच्छा डिलीवरी आपको हम दे पाएं, ताकि आप अच्छे रिजल्ट को गेन कर पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहला, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो डेवलपमेंट सेंटर परिसर जो है वो बनाया गया भारत में, वो पूछा जा रहा है कि कहाँ बनाया गया है, बेंगलुरु, नोएडा, हैदराबाद या फिर पटना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपको नोएडा। नोएडा में इसको बनाया गया है। नोएडा पता होगा उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, आदित्यनाथ योगी जी के अगुवाई में जो है ये कार्य किया गया है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको नोएडा आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर क्या कर लेंगे आप सभी, इसको नोएडा कर लेंगे। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो है इसके सीईओ जो है, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट के जो सीईओ हैं वो राजीव कुमार है। याद रखिएगा कौन है, राजीव कुमार। और एक और बात, ये नोएडा के सेक्टर नंबर 145 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। और भारत में जो माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है वो साल 1990 से भारत में माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बिल गेट्स जिसका पता होगा कि जिसके मालिक हैं, आपको पता होगा, दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 21वीं बिहार बटालियन का 44वां स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया गया, यानी 21वीं जो बिहार बटालियन था उसका 44वां स्थापना दिवस पूछा जा रहा है कि कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया 19 जुलाई 1981 को जो है ये स्थापना, चूंकि इसकी स्थापना हुई थी और उसी के आधार पर, याद रखिएगा, उसी के आधार पर ये स्थापना हुई थी। ये मत समझ लीजिएगा कि इसकी जो है दिवस मनाई गई। तो ये स्थापना हुई और इसी स्थापना के 44वें दिवस पे जो है, यानी 20 जुलाई 1944 को ये क्या किया गया, मनाया गया। ये कहाँ पे, तो दानापुर, पटना पता होगा, पटना दानापुर के छावनी जो है, दानापुर छावनी में किया गया। और जो कर्नल यहाँ के हैं वो कौन है, तो मंसूर मलिक हैं। कौन है, मंसूर मलिक जो है यहाँ के वो कर्नल है। तो ये आप इसको कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 20 जुलाई 1925। अगर पूछे इसकी स्थापना कभी, बिहार बटालियन की स्थापना, तो ये हुई थी 20 जुलाई 1981 को इसकी स्थापना हुई। अगला तीसरा क्वेश्चन कहता है देश के पहले सरकारी सहकारी मतलब जिसमें गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट का योगदान प्लस जो गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके बीच में जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो उसी को हम लोग सहकारी टर्म्स में यूज करते हैं। तो मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस जो है उसका प्लांट का शुभारंभ पूछा जा रहा है कहाँ से किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र से, बिहार से, या फिर कहाँ से, राजस्थान से। तो ये हो जाएगा आपको कहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का एक जगह है अहिल्या नगर, महाराष्ट्र का एक जगह है जिसका नाम है अहिल्या नगर। उसी अहिल्या नगर में जो है इसकी करवाया गया है, ये शुभारंभ किया गया है, जो कि अहमदनगर कोप गांव का है। एक कोप गांव है अहमदनगर का, वहीं पर जो है इसको बनाया गया। इसका उद्घाटन जो है अपने देश के जो तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य है वेस्ट टू वेल्थ, मतलब जो बेकार हो गया है, यानी जो कचरे हो गए उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना, यानी उसको जो है धन में, पूंजी में बदलना। तो इसका आपको उद्देश्य पूछा जाए तो क्या बताएंगे, आप बताएंगे वेस्ट टू वेल्थ। याद रखिएगा, वेस्ट टू क्या बताएंगे, इसको आप वेस्ट टू वेल्थ बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप, यानी कि विश्व पैरा एथलीट्स का जो पैरा होता है, यानी पैरा का जो एथलीट्स होता है, जो दिव्यांग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके लिए ओलंपिक कराया एथलीट्स होता है, उसका 2026 में आयोजन जो है वो कहाँ करवाया जाना है। तो ऑप्शन है आपके पास भारत है, स्कॉटलैंड है, या फिर आपको क्या नाम है, फ्रांस है, या फिर क्या नाम है आपको अमेरिका है। तो ये जो कराया जाना है ये आपको भारत में कराया जाना है। याद रखिएगा ये भारत में कराया जाएगा। भारत में ये कब से कब के बीच में होगा, तो ये याद रखिएगा 11 से 13 मार्च के बीच में जो है ये कराया एक्चुअली में जा चुका है। आप ऐसा समझिए कि कराया जा चुका है, एक्चुअली आयोजित होगा ये करके आपको पुराना थोड़ा टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये हो गया। ये कहाँ पे, नेहरू स्टेडियम जो है दिल्ली में, वहाँ पर ये कराया गया। ये इसमें बहुत सारे लगभग दुनिया के जितने भी पैरा एथलेटिक्स हैं सब इन्होंने क्या किया, इसमें हिस्सा लिया है।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, इससे संबंधित आपको कई बार सवाल हमने पहले भी करवा दिया है, बिहार एसएससी में भी करवाया है, बिहार पुलिस में भी और बिहार दरोगा में भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्योंकि विश्व जो सर्व वायु सर्वेक्षण जो पुरस्कार है, इसका 3 कैटेगरी रखा गया। एक कैटेगरी रखा गया 10 लाख की अधिक आबादी वाला कैटेगरी, यानी श्रेणी 1। श्रेणी 2 में रखा गया किसको, 3 लाख से 10 लाख की आबादी का, वो था 3 लाख से लेकर 10 लाख की आबादी, श्रेणी 2। और श्रेणी 3 जो है वो क्या है कि वो है आपको 3 लाख से कम की आबादी में। यहां ऑप्शन आपके पास क्या पूछा, श्रेणी 2 के बारे में बात किया, यानी श्रेणी 2 जहां जिस शहर की आबादी क्या है 3 लाख से 10 लाख है, वहां के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, झांसी है, अलवर है, मुरादाबाद है, अमरावती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती महाराष्ट्र आपको पता होगा, यानी वहां पर जो है वायु से संबंधित, यानी ये जो वायु सर्वेक्षण जो है पुरस्कार, ये वहां पर इसको दिया गया है। अगर 10 लाख से अधिक आबादी का पूछेगा तब हो जाएगा आंसर क्या, इंदौर। तब क्या हो जाएगा, इंदौर। और अगर आपसे 10 लाख से 3 लाख से कम, तब देवास हो जाएगा, याद रखिएगा देवास हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा। श्रेणी ये आपको 2 का, कैटेगरी का 2 का है ये। भारतीय विज्ञापन जगत के पितामह कहे जाते हैं, यानी कि जो आप जिसको एडवर्टीजमेंट कहते हैं, जिसको आप विज्ञापन कहते हैं, उनकी शुरुआत करने वाली या उसका शुरुआत करने वाले जो है वो व्यक्ति कौन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें विज्ञापन मैन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये अभी जो हाल ही में निधन हुआ है वो हुआ है पीयूष पांडे, है ना। ये जो पीयूष पांडे देख रहे हैं, हाँ, और इन्हीं, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्हें जो है पद्मश्री का पुरस्कार दिया जा चुका है। 70 वर्ष में इनका निधन हो गया था और इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। पद्मश्री आप जानते होंगे कि भारत में जो काफ़ी प्रचलित और नाम वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया होता है, उनको भारत का ये 4था सर्वोच्च पुरस्कार होता है। सबसे नंबर 1 पे भारत रत्न होता है, फिर उसके नीचे आपको पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री का अवार्ड होता है। तो उसी का ये एक अवार्ड होता है जो इस बार दिया गया पीयूष पांडे जी को। अगस्त 2025 को किस देश की मध्यस्थता में आर्मेनिया और अजरबैजान, याद रखिएगा, आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर के लंबे समय से चल रहा था, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, आसपास में बहुत सारे जो है वहाँ पर ये क्या नाम है, एक दूसरे पर अटैक देखने को मिला था। तो इसको रोकने के लिए जो है ये नागरोन काराबाख मुद्दा जो है, इसको शांति समझौते के तौर पे लाया गया। यानी ये जो समझौता दिख रहा है नागरोन काराबाख, ये समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया, ये आपसे पूछा, यानी किसने ये करवाया है। तो ये करवाया किसने है, अमेरिका ने, है ना। ये आप ऑप्शन चलेंगे तो ये जो है आपको अमेरिका जो है उसने क्या किया, इसको करवाया है। तो इसका आंसर आप क्या कर लेंगे, अमेरिका कर लेंगे। इसके अलावा पूछा जाए, स्नातकों को रोजगार क्षमता बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अप्रेंटिस आधारित जो डिग्री प्रोग्राम है, अप्रेंटिस आधारित जो है ये प्रोग्राम किस राज्य के द्वारा लाया गया। तो ये अप्रेंटिस आधारित लाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, शिक्षा जगत में बेहतरी के लिए, यानी शिक्षा को बेहतर करने के लिए, शिक्षा को कौशल में बदलने के लिए, यानी शिक्षा को कौशल में बदलने के लिए जो है ये प्रोग्राम लाया गया, ताकि इसको व्यवहारिक अनुभव से जोड़ा जा सके और लोगों को खास करके जो है स्किल डेवलपमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के तरफ आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए सरकार 9,000 प्रति माह प्लस जो आपका एक्सपीरियंस अगर कुछ होगा तो उसके आधार पर आपका वेतन जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये आदित्यनाथ योगी की सरकार ने शुरू किया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT जो है वो पूछा जा रहा है कहाँ स्थापित किया गया। तो AICT जो है वो आपको गुवाहाटी है, ऑप्शन में आपका क्या क्या है, गुवाहाटी है, और उसके अलावा क्या है आपका बेंगलोर है, लखनऊ है, और क्या नाम है, नई दिल्ली है। तो ये भी आपका आंसर लखनऊ आ जाएगा। लखनऊ 2025 में क्या किया गया, यहाँ पर AICT को बनाया गया है। इसके अलावा आते हैं 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आपको पता होगा बिहार से ये बिलोंग करते हैं और जिन्हें भारत रत्न के उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जयंती जो मनाई गई है वो कब कौन सी जयंती मनाई गई है, ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आपके कौन सी जयंती इनकी मनाई गई है। तो 123वीं जयंती इनकी मनाई गई है ना, याद रखिएगा। इन्हें भारत रत्न कब मिला है, तो 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला। इनका एक सबसे प्रमुख स्लोगन है जो कि 1974 में जब भारत में आंदोलन चल रहा था, जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और सरकार को हटाने को लेकर के जब बिहार से ही आपको पता होगा कि इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। उधर यूपी गुजरात जाएंगे तो मोरारजी देसाई वगैरह का नाम आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ से इन्होंने एक आह्वान किया था जिसका नाम क्या था, संपूर्ण क्रांति, आपको पता होना चाहिए। यही संपूर्ण क्रांति के आह्वान के बाद पूरे भारत में इसको लेकर के आंदोलन हुआ और उसी के जस्ट एक साल के बाद पता होगा कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, जिसमें ये क्रांति बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। छात्र आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं, जो सारण है उस सारण से ही ये बिलोंग करते हैं।
अब आते हैं चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रेजिलेंट्स। मतलब आपको यहां पर क्या करना है कि सिनोनिम्स शब्द दिया गया है, आपको पता होगा कि बिहार पुलिस में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि रेजिलेंट्स जो है, उस रेजिलेंट शब्द का लगभग समान शब्द क्या होगा। तो रेजिलेंट का जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल और रेजिलेंट मतलब हो गया एक तरह से समय के हिसाब से क्या करना, अपने आप को एडजस्ट कर लेना, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आपको शब्द दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा है, जिसको आप विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। स्कार्स का मतलब क्या है? स्कार्स का जो विपरीतार्थक शब्द होगा, स्कार्स का मतलब हो जाएगा आपको एविडेंट्स। एविडेंट्स, स्कार्स का मतलब कमी होता है, और एविडेंट का मतलब हो गया कि जो पर्याप्त मात्रा में हो जाए, ठीक है। लिमिटेड, रेयर, रेयर मतलब कम होना, लिमिटेड मतलब जो बहुत मतलब उतना ही है जितना जरूरत है आपको, स्मॉल मतलब बहुत छोटा होगा, एविडेंट मतलब पर्याप्त होता है, यानी कि आपके पास उतना है, जिसको कहते हैं आप मोर देन सफिशिएंट हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स, नाइदर ऑफ द बॉयज डैश रेडी फॉर द टेस्ट। तो नाइदर ऑफ द बॉयज यानी आर होगा, वर होगा, इज होगा या हैव होगा। तो नाइदर ऑफ द बॉयज इज रेडी टू द टेस्ट, यानी कि यहां पर आप इस शब्द का इस्तेमाल कर देंगे तो ज्यादा आपका सुटेबल हो जाएगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट में आ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म, यानी पैसिव फॉर्म को आपको करेक्ट चुनना है यहां पर। तो दे विल बी कंप्लीट द वर्क टुमारो, यानी कि दे विल बी कंप्लीट वर्क टुमारो, ये कल जो है अपना वर्क करेंगे, इससे लेकर के आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो द वर्क इज ए कंप्लीटेड टुमारो, नहीं ये नहीं होगा, द वर्क विल बी कंप्लीटेड देन टुमारो, यानी ये हो जाएगा, यानी वो उनके द्वारा काम कल कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आते हैं चूज द करेक्टली स्पेल जो वर्ड है, यानी इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो करेक्टली, आपको पता होगा ये छोटा छोटा क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये मिस्टेक करने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि आपको लगेगा सब कुछ तो सेम ही दिख रहा है, तो फिर आंसर कौन सा सर सही होगा। तो इसमें से आप आंसर चलेंगे, देखेंगे ये कभी कमिटी शब्द ही लिखा हुआ, ये भी कमिटी लिखा हुआ, ये भी कमिटी, लेकिन इसी कमिटी में क्या है आपको टर्म्स अलग अलग देखने को मिल रहा है। ये COMMITTE, ये COMMITTE, ये तो गलत ही होगा, ये भी गलत ही होगा, क्योंकि COOMITTE होता है, ना कि MITIE होता है, तो इसलिए इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, COMMITTIE। इसके अलावा चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको यहां पर अब सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट चुना। ही डिड नॉट न्यू आंसर, चलिए ही डज नॉट नो द आंसर, he did not know the answer and he don't know the answer, यानी यहां पर आपको तीनों शब्द में ये देखना है कि he did not knew the answer, ये तो होना नहीं चाहिए, does not नहीं, he did not ये हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा, he did not know the answer, ये हो जाएगा। इसके अलावा आइडेंटिफाई द ईरर फ्री सेंटेंस, यानी जिसमें ईरर नहीं है, यानी जिसमें गलती नहीं है, वो आपको यहां पर चुनना है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द फॉर्म, नहीं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड द फॉर्म, हाँ, हैज, यहां हैज शब्द का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब है भारत में मानसून की दिशा क्या है। आपको एक छोटा सा टर्म्स बता दें कि भारत में जब आप दक्षिण भारत का जब आप मैप देखते हैं तो आपको ये जो है आपको इक्वेटर मिलता है, इक्वेटर से हवा जो है वो ऊपर की ओर आती है, और फिर यही हवा जो है भारत के केरला में इन कर जाती है, और ये हवा आकर के मुड़ जाती है। कोरियोलिस फोर्स एक पढ़ेंगे, फेरेल लॉ पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग जब दाहिने यानी कि जब इक्वेटर से यानी कि विषुवत रेखा से हवा जब ऊपर की ओर आती है तो वो दाहिना साइड मुड़ जाती है, याद रखें, राइट साइड मुड़ जाती है, और यही भारत में मानसून कराती है। यानी अभी जो मार्च मंथ चल रहा है आपका खत्म ही होने वाला है, अप्रैल और मई के बाद आपको पता होगा ये मानसून भारत में इन कर जाता है। इस मानसून हवा का जो नाम है वो क्या है, तो मानसून हवा का नाम जो है वो क्या है, तो दक्षिणी पश्चिमी है, यानी दक्षिण से आया और पश्चिम साइड क्या करता है, उसका डायरेक्शन मूव जाता है। तो ये करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, तो कोरियोलिस फोर्स एक होता है, आप याद रखिएगा, जिसको फेरेल महोदय ने दिया था, इसलिए इसका आंसर आपको कोरियोलिस फोर्स के साथ आप चले जाएंगे। ITCZ क्या होता है, ITCZ दो गर्म हवाएं जब आपस में एक दूसरे से एक जगह जहां मिलती है, जिसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, वो जगह को कहा जाता है। हिमालय की ऊंचाई का इसका कोई लेना देना वैसा है नहीं, और समुद्र की धाराओं का भी कोई ऐसा लेना देना है। कोरियोलिस फोर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीजन, आप इसको कर लीजिएगा। अगला, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, यानी कि जो भ्रंश बन गई, यानी वहां पर जो लैंड है ना धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। आप पढ़ेंगे जब प्लेट्स पढ़ेंगे तो प्लेट्स टेक्टोनिक पढ़ेंगे, तो टेक्टोनिक में पढ़ेंगे कि जब जमीन जो है यानी भूमि जो है, टेक्टोनिक्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाता है तो धीरे धीरे भ्रंश बनती है ना, तो उसी भ्रंश को पूछा जा रहा है कौन सी नदी भ्रंश से होकर के बहती है। तो भारत में दो नदी है जो भ्रंश होकर बहती है, एक नर्मदा और एक तापी। तो नर्मदा या तापी, इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपके पास, नर्मदा है ना। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और वहां से होते हुए धीरे धीरे वो कहां पे, तो वो महाराष्ट्र गुजरात होते हुए जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो भ्रंश घाटी से बहने वाली दो जो, और खास करके ये समानांतर नदी भी होती है, तो नर्मदा के साथ साथ क्या करेंगे आप इसको तापी भी कर लेंगे। डन है, आई होप दिक्कत नहीं होगा आपको। भारत में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक
कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट देखिए भारत में बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है कौन सा जलोढ़ मिट्टी, जो कि बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्र में बनती है मिट्टी। साउथ में जाएंगे तो आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा, काली मिट्टी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब ऊपर आप हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो हिमालय मिट्टी देखने को मिल जाएगा। कुछ कुछ जगहों पर लेटेराइट मिट्टी मिलती है, और वो लेटेराइट मिट्टी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो चाय और कॉफी की जो खेती होती है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होती है लेटेराइट मिट्टी में, जिसकी निच्छालन प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। यानी जो तत्व होते हैं वो घुल करके नीचे जाकर के जमते हैं और उससे फॉर्मेशन होता है लेटेराइट का, जिसमें चाय और कॉफी की खेती बहुत अच्छी की जाती है। तो ये कहां पर होगा? तो ये आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्नाटका में कॉफी की सबसे अच्छी खेती होती है, और कर्नाटका में अगर पता होगा कि कौन सॉइल होगा तो यही सॉइल होगा, तभी तो खेती अच्छी होगी। और कॉफी का भी टाइप्स होता है, जिसमें से अच्छी क्वालिटी की जो अरेबिका क्वालिटी की होती है, आपको पता होगा अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्ता, दिस इज टाइप्स ऑफ कॉफी, ये कॉफी का टाइप होता है। उसमें से भी अरेबिका जो है वो सबसे फेमस होता है, वो आपको देखने को मिल जाता है पश्चिमी घाट में, इसलिए लेटेराइट मिट्टी। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन बना लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दे कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है, तो याद रखिएगा निच्छालन प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। इसको इंग्लिश में लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। इसको कई बार आपको डायरेक्ट हिंदी ना लिख करके आपको ये दे दे कि सर जी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, LEACHING, लीचिंग प्रोसेस कर लेंगे। ज्वार भाटा की तीव्रता सबसे अधिकतम कब होती है? यानी जब ज्वार भाटा आता है, पता होगा समुद्र में धाराओं का ऊपर उठना, ज्वार नीचे गिरना, भाटा, ये आपको पता होगा। तो उसमें आपको पूछ रहा है कि कब ये ज्यादा होता है, यानी किस समय ज्यादा होता है? तो अमावस्या या पूर्णिमा के समय में होता है, या फिर आपको प्रतिपदा में, अष्टमी में, या अमावस्या और पूर्णिमा, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ये सब चीज़ों का, अष्टमी, चतुर्दशी, ये सब शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अमावस्या और पूर्णिमा होता है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा में चंद्रमा का मूवमेंट होता है, और उसी मूवमेंट के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं ना कहीं उसके बल के लिए क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा कर लेंगे। ये सब पता होगा कि सूर्य, चंद्रमा और जो पृथ्वी है उसके डिस्टेंस या फिर उसके सीधे को लेकर के जो है ये अमावस्या पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता होगा। विश्व में सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय जोन कहाँ है, यानी दुनिया में सबसे अधिक भूकंप का क्षेत्र कौन सा है? तो रिंग ऑफ फायर, ये बहुत फेमस जगह है, आपको पता होगा प्रशांत महासागर में ये है। रिंग ऑफ फायर पूरे भारत ही नहीं, पूरी भारत तो खैर प्रशांत महासागर में आता भी नहीं है, लेकिन अगर दुनिया में अगर पूछा जाए सबसे अधिक भूकंप, सबसे अधिक ज्वालामुखी का अगर आपको कोई केंद्र मिलता है तो वो रिंग ऑफ फायर में ही मिलता है, जो कि लगभग 80 से 90% याद रखिएगा आपको यहीं पर देखने को मिलता है। और इसी रिंग ऑफ फायर के आसपास जो देश बसा है, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा भी हमेशा रहता है, आप नाम सुने होंगे जापान, आप नाम सुने होंगे फिलीपींस, ये सब देश जितने भी सब रिंग ऑफ फायर के आसपास में, इंडोनेशिया का नाम सुने होंगे, ये भी, फिर और अमेरिका का पोर्शन सुनेंगे, अलास्का का पोर्शन सुनेंगे, ये सब इसी का पार्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर खतरा थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय, जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया, तो अभी समय हो रहा है 1:30। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि लंदन में कितना बज रहा होगा, तो लंदन में एक GMT है, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, वो 0 डिग्री पर है, वहीं से पूरी दुनिया का समय का निर्धारण किया गया है। तो अगर ये 0 डिग्री है, तो आप ईस्ट साइड जब आएंगे, ईस्ट साइड मीन्स जब पूरब की साइड आएंगे, तो जितना 4 डिग्री मतलब 30, ये क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे आप 1 डिग्री आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा कि 4 मिनट का फर्क हो जाएगा। यानी अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो आप 1 डिग्री पर आएंगे तो 12:04 होगा। समझिए मेरी बातों को। वैसे ही 2 डिग्री पर जाएंगे तो 12:08 होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम 30 डिग्री पे चले गए, सवाल ये आएगा कि सर हम 30 डिग्री पे चले गए तो क्या होगा, तो 30 × 4 करिए, यानी 120। यानी अगर GMT पे 12 बज रहा होगा, तो 30 डिग्री पर जो देश होगा वहां पर 2 बज रहा होगा। तो अब सवाल यह है कि सर हमारा GMT कितना, हमारा IST कितना है, तो हमारा IST है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि पता होगा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, और वहां पर जो है वह 82.5 डिग्री, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री आगे हो गया। अगर ये 0 डिग्री है तो यहां पर 82.5 डिग्री हुआ, तो 82.5 डिग्री को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से जब इंटू करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कितना, तो 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट्स, ये याद रखिएगा, ये आपको मिल जाएगा। यानी आप ऐसा कर लीजिए 5.5 घंटा वो क्या है, आगे है, क्या है ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका 5.5 घंटा। कोई भी देश आपको पूछ दे, किसी का भी आपको GMT के से कंपेयर करके आपको पूछ दे। अच्छा एक और बात बता दें आपको, ये अगर 0 डिग्री है तो इधर साइड जाएंगे तो सर क्या होगा, वेस्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, तो टाइम को घटाइएगा, टाइम को क्या करेंगे, घटाएंगे, ऐसे करते 180 तक पहुंचेंगे। तो इधर से टाइम घटाते हुए 180 पहुंचिए, इधर से टाइम बढ़ाते हुए 180 तक पहुंचिए, दोनों जाकर के 1 दिन का फर्क हो जाता है। तो 180 डिग्री पर आपको क्या होता है, 1 दिन और रात के डेट में फर्क हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया 23। चलिए 7 क्वेश्चन और बचा है।
तेजी से खींच लेते हैं। विच निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो कि इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा पॉल्यूटेड भी, मतलब पॉल्यूशन भी क्रिएट ना करे, और उसका जो एक कह सकते हैं कि दोबारा उसको बनाया भी जा सकता है। तो इसमें से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और क्या पूछ रहा है आपको? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अच्छा, ये नहीं पूछा है। यूरेनियम जो है ये आपका नहीं होगा। बाकी आप मेरे हिसाब से पवन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा ये सब को आप कर सकते हैं। यूरेनियम जो है वो आप इसमें मत रखिए। यूरेनियम जो होता है पता होगा कि ये लिमिटेड है, जो कि यूरेनियम, थोरियम ये सब पढ़ा होगा कि इसको ब्रेक करके जो है परमाणु ऊर्जा जिसको आप कहते हैं वो बनाया जाता है। और भारत में 7 परमाणु ऊर्जा जो है वो कार्यरत है, जिसमें उत्तर प्रदेश का कैगा जाएंगे, गुजरात का आप जाएंगे तो ककरापारा देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक में जाएंगे तो आपको कैगा मिल जाएगा, आप राजस्थान में जाएंगे तो रावत भाटा मिल जाएगा, साउथ में जाएंगे तो कलपक्कम मिल जाएगा। फिर उसी वो इस रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? यानी गर्म मरुस्थल, मरुस्थल तो बहुत सारे आपको शब्द मिले, लेकिन गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी है, सहारा है, थार है, या फिर क्या है? कालार्थ। आप सभी जानते होंगे सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, 9.5 जो है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्रफल है। आप जानते होंगे अटलांटिक से लेकर के नाइल नदी तक जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? आपको पता होगा कि संविधान में जो है कई अनुच्छेद जो है वो आपातकाल से संबंधित। भाग 18 में जब आप जाएंगे तो आपातकाल का प्रावधान दिया गया है, उसमें से आपको पूछ रहे कौन सा आपातकाल का प्रावधान करता है? तो 352 जो है ना, 352 ये आपको आपातकाल का प्रावधान करता है। याद रखिएगा 352, 356 और 360। 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल, जैसे 1975 में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, तो उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया था? तो उन्होंने 352 का। अब कई लोग कहते हैं कि सर ये उन्होंने गलत किया। गलत कैसे किया? गलत, हाँ तो तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहीं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं किया था। ये देश के संविधान में प्रावधान था, वो प्रावधान का उन्होंने उपयोग किया था। तो कौन सा प्रावधान? तो 352। फिर अगर मान लीजिए किसी राज्य में सरकार नहीं, जैसे भी मान लीजिए नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दिए और अभी 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तक कोई सरकार नहीं बनती है, तो ऐसे में क्या होगा कि सेंटर के पास पावर चला जाएगा, और ये सेंटर गवर्नमेंट क्या करेगी? राज्य को चलाएगी। वो 356 के अनुसार चलाती है, उसको बोलते हैं राज्य आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल में होगा, लेकिन वो राष्ट्रीय आपातकाल शब्द की जगह पर आप क्या करेंगे? राज्य आपातकाल शब्द करेंगे। 356। और एक होता है देश का अगर आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अभी जैसे हो रहा है ना, महंगाई बढ़ रही है बहुत तेजी से, देश में हो सकता है बहुत सारी चीजों का क्राइसिस हो जाएगा, तो सरकार क्या करेगा? कई वेतन कट करना शुरू कर देगा, कई कर्मचारियों को निकालना शुरू कर देगा। ऐसी स्थिति में अभी हाल ही में देखे होंगे श्रीलंका में हुआ था, है ना, उससे पहले आप वेनेजुएला में सुने होंगे, बहुत सारे देशों में ऐसा हो चुका है। तो हो सकता है कि भारत या कई अन्य देशों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन भारत के संविधान में इसका जिक्र कहां पर है? 360 में जिक्र है। अगर उसके अलावा आपको हम बात करें 324, आपको पता होगा भारत में निर्वाचन आयोग, आप पढ़े होंगे निर्वाचन आयोग का बात करता है। 368 भारत के संविधान में संशोधन का बात करता है, यानी अगर देश में संविधान बना है उसमें अगर संशोधन करना हो तो आप किस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे? अनुच्छेद 368 का। और अनुच्छेद 110 क्या कहता है? तो देश में जो धन विधेयक होता है जो कि लाया जाता है लोकसभा के द्वारा, उसका बात अनुच्छेद 110 में करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। आई होप आपको हम डिटेल करवा पा रहे हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि राज्य, केंद्र वगैरह का ये सब फिनेंशियल मैटर को ये देखरेख करता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, पता, लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन होता है, कभी भी उसको भंग किया जा सकता है। राज्यसभा अस्थायी सदन नहीं होता है, सॉरी, राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यही तो कर लेंगे ना आपको, अस्थायी सदन होने के कारण क्या है? क्योंकि इससे भंग नहीं किया जा सकता है। हाँ, बाकी सब तो आपको शायद दिक्कत है। 6 वर्ष का कार्यकाल होना, ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसके सदस्य आजीवन होते नहीं, आजीवन होता ही नहीं है, 6 वर्ष का होता है। और इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं भैया, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कला से, है ना, या फिर अन्य सेक्टरों से आते हैं, जो देश, मतलब देश में कुछ अपने क्षेत्रों में बहुत बेहतर काम किया, तो उन्हें मौका मिलता है कि देश के संवैधानिक चीज़ों में भी इन्हें एक मौका मिल सके। तो 12 व्यक्तियों, जैसे आप हाल ही में सचिन तेंदुलकर का नाम सुने होंगे, हरभजन सिंह का नाम सुने होंगे, मैरी कॉम का नाम सुने होंगे, ऐसे ऐसे कई, कुछ दिन पहले जो है जया बच्चन जी का नाम, अभी नहीं बहुत पहले सुने होंगे, तो उन लोगों को राज्यसभा के तौर पर देखा जाता है। अब 2 क्वेश्चन बचा है, मौलिक कर्तव्य क्या होता है और मौलिक कर्तव्य का संशोधन किसमें जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद, पहले आप इसको भाग बात कर लीजिए, फिर अनुच्छेद पर आएंगे, ये जोड़ा गया बाद में 42वां संविधान संशोधन। हालांकि इसका आंसर आपको भी हो जाएगा, लेकिन फिर बता दें 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में बेसिक सा अंतर, आप ये बेसिक क्या, ऐसे अंतर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको नॉर्मल सा अंतर आप समझ, आपकी जो ड्यूटी है देश को लेकर के क्या है,
ऐसे बहुत सारे लोग करते नहीं, क्योंकि देश के लोगों को संविधान के बारे में पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में संविधान हमारा कहता क्या। हम तो धर्म जाति के बीच में बटे हुए हैं, तो फिर संविधान कहाँ मानते हैं। लेकिन हमारे देश के संविधान में ये बात मेंशन है कि आप अपने धर्म की रक्षा करना, ये सब चीज़ साइड करिए, पहले आपकी बात क्या कि देश की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना, देश के पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसको रोकना, देश के पर्यावरण की रक्षा करना, देश में हमारे जिन्होंने जो हमारे एंसेस्टर हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनका रिस्पेक्ट करना, ये ना कि उनको गाली गलौज करना या उनके बारे में अभद्र शब्द यूज करना। आप अभी हाल के दिनों में देखते होंगे गांधी जी के बारे में कोई कोई बोल देते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोल सकते हैं, जबकि वैसा बनने के लिए शायद हो सकता है कि आपको 10 जीवन भी ले लें तो भी हम आपके जैसे आम आदमी के लिए संभव नहीं है। उन लोगों ने जो करके हमें दिया है, आप कहने के लिए उन्हें आप गाली गलौज कर दें, कई गलत शब्द का इस्तेमाल कर दें, लेकिन वैसे व्यक्ति बनने के लिए हो सकता है कि भारत में अब शायद ऐसे बिरले पैदा नहीं होते जो सिर्फ देश के बारे में सोच सके। जो व्यक्ति सोचिए अछूत था, जिन्हें शिक्षा नहीं दिया जा रहा था, उन्हें कई देशों का शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कार किया गया। हमारे देश में कितने ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षा के प्रति जागरूक होकर के ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहते हैं? कोई नहीं करना चाहता। और उन्होंने आपके देश के संविधान को इतना खूबसूरत लिखा और उसके बारे में आप उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो ये सब ना बोले, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य साल 1976 में जोड़ा गया, याद रखिएगा, और बाद में फिर एक मौलिक कर्तव्य 2002 के 86वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। ठीक है, 86वें संविधान। आधे आधे क्या मतलब 95% लोगों को ये सब संशोधन और भाग नहीं पता होता है, और वो नेहरू जी और गांधी जी और इनके बारे में बोलते हैं। कभी पहले उसको बोलो कि जाके संविधान पढ़ो, एक्चुअली में होता क्या है, जिस देश में तुम रह रहे हो उसका रूल क्या है, पहले वो देख करके देखो। तुम जाति धर्म में बटे हुए वो अलग चीज हो गया, चलो मान लेते। सबसे पहले इंसान बन जाओ ना, देश का भारतीय नागरिक बन जाओ ना सबसे पहले, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। खास करके आप लोगों की उम्र के बच्चे में ये ज्यादा समस्या होती है, तुरंत मैनिपुलेट हो जाते हैं पार्टी को देख करके। कोई पार्टी सर ये समर्थन, वो ये पार्टी ये कर सकता है क्योंकि उसका काम ही वही है। वो तो चाहेगा ही ना कि, क्योंकि आप चाणक्य का नाम सुने ना, राजनीति के तौर पे आपको तोड़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारा अपना इथिक्स क्या कहता है, हम क्या देश के प्रति कर्तव्य कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा। तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं भैया? कुल मौलिक कर्तव्य है 11। कुल मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। अच्छा, ये भी सवाल पूछ दे कि सर एक कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया? तो एक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे जो होंगे उनके पेरेंट्स जो हैं या सरकार जो है अनिवार्य रूप से उन्हें शिक्षा दिलवाएगा। ये आपको 86वें संविधान संशोधन, ये मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है और डीपीएसपी भी है। याद रखिएगा ये तीनों है, ये मौलिक अधिकार भी है। 21A में आप पढ़ेंगे, भारत के अनुच्छेद 21A में पढ़ेंगे आप, ये मौलिक अधिकार भी है, बाद में जोड़ा गया। इसके अलावा ये क्या है हमारे 21A के साथ साथ क्या है? मौलिक कर्तव्य भी है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का डीपीएसपी, जिसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसके तहत भी जो है सरकार क्या करेगा? आपको मुफ्त शिक्षा दिलवाएगा। ये सरकार का भी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 42वां। और आज का हमारा अंतिम सवाल क्या है? भारत संविधान में किस देश के संविधान पर सर्वाधिक, यानी बहुत सारे देशों से हमने बहुत कुछ लिया है। छोटा सा आपको हम एग्जाम्पल बता दें, यहीं पे आपको देश दिया है अमेरिका। जो आप फंडामेंटल राइट का बात करते हैं ना, ये फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट क्या नाम है, एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, अगर कोई हमारा अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यकों की रक्षा का अधिकार आप पढ़ेंगे, या कोई आर्टिकल के तहत आपका अगर अनुच्छेद छीन लिया गया है तो जा करके ये किया जा सकता है। अंदर वाले में बैठ जाओ। तो अमेरिका से क्या लिया हमने? फंडामेंटल राइट। या ब्रिटेन से क्या लिया? संसदीय व्यवस्था। आप जानते होंगे ना संसदीय व्यवस्था, जो संसद है हमारा, जिसमें लोकसभा राज्यसभा ये सब देखने को मिलता है, राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। सबसे ज्यादा प्रभावित ब्रिटेन से ही है, क्योंकि पता होगा ब्रिटेन ने ही पूरे देश को कंट्रोल करके रखा था। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि अभी आप बात कर रहे थे सरकार की क्या जिम्मेदारी है देश में, जो कि भाग 4 में है। पता होगा भाग 4 में 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इसके बारे में जिक्र किया गया। भाग 4 36 से लेकर के 51। फंडामेंटल राइट सर किसमें जिक्र किया गया? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 12 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है। आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स हम आपको अलग से फंडामेंटल राइट का बना करके डालेंगे, पॉलिटिकल साइंस का। बहुत जल्द हम लोग बीपीएससी के क्वेश्चन को भी लेकर के आने वाले हैं, बीपीएससी का एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है तो इसको लेकर चलते हैं। कनाडा से ये आपको क्या नाम है, कनाडा से भी हमने क्या किया, कई प्रोविजंस उठाया है। आयरलैंड से हमने उठाया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक प्रभावित कहाँ से है? तो सबसे अधिक प्रभावित जो है वो छोड़ दो, लग जाएगा अपने, बुआ अंदर चल जाओ। सबसे अधिक प्रभावित हमने कहाँ से किया है? तो वो ब्रिटेन से किया है। तो आई होप शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 30 क्वेश्चन। एक चीज थोड़ा आपको बता दे, यहाँ से थोड़ा सा ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल दिख रहा है, अगले सेट में जो आदित्य सर कराने वाले और मनोज सर आपको करवाने वाले हैं, थोड़ा सा प्लीज एक बात आप इसको समझिएगा। ये बिहार पुलिस के जगह पे वहाँ पर कर्मचारी आयोग लिखा गया होगा, उसको थोड़ा सा आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बाकी वो सेट वही है, क्वेश्चन वही है,
बस थोड़ा सा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आज भर के लिए थोड़ा सा आप इसको माफ़ी के तौर पे रख लीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में यही सेट के साथ, मतलब इसी उम्मीद के साथ, सेट नंबर 31 में आपसे मिलते हैं। अपना पढ़ाई आप कंटिन्यू रखिए, और आज शाम में आपको बिहार जो है मद्य निषेध वाला जो दरोगा वाला है उसका पीटी का भी सेट डाल दिया जाएगा, और बिहार मेंस का भी जो है वह सेट नंबर शायद 8 जो है वो भी आपको आज रात या कल सुबह तक अपलोड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। नमस्कार, आप सभी को एक ऊंची उड़ान में स्वागत है। और हम लोग अब बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में जुट चुके हैं और आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, और हम लोग उसका बाकायदा आंसर्स और एनालिसिस देखने के लिए तैयार हैं। तो जी हाँ, हम लोग इस तैयारी को और ज़्यादा दुरुस्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी टेस्ट अच्छी गई होगी, और अब आप जहाँ गलतियाँ हुई थी, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, क्यों आंसर ABC होगा, उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, अभी तक आपने सुमित सर के साथ 30 नंबर तक का प्रश्न देख लिया है। अब हम लोग इतिहास, हिंदी और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सवाल को करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला सवाल 31वां नंबर से शुरू होता है, जो इतिहास का एक पोर्शन है। देखते हैं क्या सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो आपको पता है, हम लोगों ने पिछले भी सेट्स में सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर बात की थी। सर, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर बात की थी। बार बार एक बात दिमाग में आपको बैठा दे रहे हैं कि इस सभ्यता की खोज 1921 में हो गई थी। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम खोज किया गया, जिनका नेतृत्व जॉन मार्शल के द्वारा किया जा रहा था। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। यहाँ पर नगर नियोजन काफ़ी बेहतर था। हम इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कह के पुकारते हैं, और ये सभ्यता का 1900 के बाद हमें पतन देखने को मिलता है। लेकिन इस सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से, क्योंकि नगरीय सभ्यता है, क्योंकि नगर है, तो यहाँ पर हमें कृषि को दिखेगी ही, और साथ ही साथ हमें व्यापार भी दिखेगा। इस कारण से इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि कृषि के साथ साथ व्यापार भी यहाँ पर हुआ करता था। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार कृषि व व्यापार हुआ करता था। सी नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा। सर, 32वें नंबर की तरफ क्वेश्चन है। अजात शत्रु आपको याद आ रहे होंगे। जैसे ही आप 32वां नंबर क्वेश्चन देखे होंगे, आपके जहन में, आपके दिमाग में अजात शत्रु तुरंत याद आने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति उनके द्वारा कराई गई है। कहाँ कराई गई है? तो बड़ा ही अच्छा सवाल और बड़ा ही बेहतरीन आंसर, राजगृह। ठीक है, तो बौद्ध धर्म आपको पता है, सिद्धार्थ ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बनते हैं, और फिर बौद्ध धर्म का विकास हो रहा होता है, जहां पर जाति प्रथा के विरुद्ध बात करते हैं। ये जाति प्रथा को नहीं मानते हैं, ये वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, और ये जो प्रथम संगति है बौद्ध धर्म की, वो सबसे पहले अजातशत्रु के कार्यकाल में हमें राजगृह में होता हुआ दिखता है। तो बहुत ही बेहतरीन आंसर है इसका, बी नंबर होगा। अगला प्रश्न फिर से कहीं ना कहीं हमें मौर्य शासन से मिल रहा है, मौर्य साम्राज्य से मिल रहा है, मौर्य प्रशासन से मिल रहा है। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या था? तो मौर्य के बारे में आपको बता दें, चाणक्य जी के द्वारा एक बोला जाए मुरीद मतलब उनके जो शिष्य थे चंद्रगुप्त, बहुत बेहतरीन थे, और इस बेहतरीन होने के कारण उन्हें यहाँ के गद्दी संभालने का मौका मिलता है। तो चाणक्य जी ने उनका मदद किया, उनको उस काबिल बनाया। जैसे ऊंची उड़ान आपको काबिल बनाने में लगी हुई है, यूं टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जा रहे हैं ताकि आप बहुत ही बेहतर अपने एग्जाम में कर पाए। वैसे ही चाणक्य जी ने भी तैयारी करवाई थी चंद्रगुप्त जी की, और वो फिर मौर्य शासन, मौर्य गद्दी पर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, और फिर मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है अर्थशास्त्र में, जो चाणक्य जी के द्वारा ही लिखा गया है अर्थशास्त्र, जहां मौर्य शासन की पूरी राजनीति हमें मिलती है। ठीक है, कि आखिरकार ये कैसे चल रहा था, कैसे नहीं, उसकी पूरी राजनीति, पूरा विवरण हमें चाणक्य जी के द्वारा लिखित किताब अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। उनमें उन्होंने जिक्र किया है कि यहाँ पर 16 प्रकार के दंड अपराध दिए जाते थे। अगर कोई गलतियां होती थी तो उन्हें 16 प्रकार के दंड दिए जाते थे। साथ ही
साथ यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि प्रशासन बढ़िया से चलाने के लिए, सर प्रशासन बढ़िया से चलाने के लिए हर कमिटी बनाई गई थी। हर कमिटी कि आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, ये बनाई गई थी। सवाल वहीं से आया है कि समाहर्ता का काम क्या था। मतलब समझिए कि कोई एक इंसान है जो न्यायपालिका संभाल रहे हैं, जो देख रहे हैं कि क्या गलतियां हो गई, क्या नहीं हुई हैं। कोई काम कर रहे होंगे यहाँ की अर्थव्यवस्था के ऊपर, कोई कार्य कर रहे होंगे यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था लेकर के, कोई कार्य कर रहे होंगे यहाँ की भूमि लेकर के, ताकि कार्यों का वर्गीकरण हो गया। और इस वर्गीकरण के कारण यहाँ का प्रशासन बहुत ही बेहतर तौर तरीकों से चल रहा होगा। तो समहर्ता क्या करते थे, वो कर संग्रह का कार्य किया करते थे। सर याद रखिएगा, ठीक है, वो कर संग्रह का कार्य किया करते थे, मतलब घर घर जा करके कर वसूलने का काम उनका हुआ करता था। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है? आपको पता होना चाहिए कि गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। हमें यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन राजा भी देखने को मिलते हैं, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। यहाँ बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक उन्नतियाँ बहुत ज़्यादा थी। सांस्कृतिक उन्नति का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राजाओं के द्वारा दरबार में हर लोगों को दरबार में संग्रह मिलता था, दरबार में रखा जाता था। जाति व्यवस्था वैसे नहीं थी। यहाँ पर विज्ञान भी अपने स्वर्ण युग में था, यहाँ पर अर्थव्यवस्था, यहाँ पर व्यापार भी अपने स्वर्ण युग पर था। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण सांस्कृतिक उन्नति है। हमें यहाँ पर हर धर्म के लोग के साथ एक जैसा व्यवहार देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न एकता प्रणाली से है, जो कि दिल्ली सल्तनत का यह सवाल है। दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? एकता व्यवस्था के ऊपर एक बात बता दें कि ये व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। प्लीज इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये एकता व्यवस्था जो है, ये जमीन दे दिया जाता था, और ये जमीन, ये जो पूरा इलाका मिल रहा है, इस इलाका में एक सेना हुआ करते थे, और ये सेना इस पूरे एरिया को संभालती थी। यहाँ से कर संग्रह करती थी। इस एरिया से जो भी कर इनके पास आता था, उससे ये अपना वेतन भी लेती थी, और इस पूरे एरिया को बढ़िया से चलाती भी थी, इस पूरे एरिया को देखती भी थी। ये काम होता था एकता प्रणाली का। यही एकता प्रणाली से सीख करके हमारे आते हैं हरियर और बुक्का। आपको याद होगा विजयनगर साम्राज्य में हरियर और बुक्का यहाँ से ये चीज सीख करके आते हैं, और अपने विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक रखते हैं। ये अमर नायक की जो व्यवस्था है, ये विजयनगर साम्राज्य से कहाँ से आई है? तो दिल्ली सल्तनत के एकता प्रणाली से आई है। तो प्लीज इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में हरियर और बुक्का ने जो अमर नायक की प्रणाली लाई थी, वो कोई और नहीं बल्कि वो दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ही था। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सैनिकों का वेतन के लिए लोग एकता प्रणाली को रखा करते थे। अकबर ने विभिन्न टकसालों, क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीकरण कब किया? कब आखिरकार जितने भी टकसालें हैं अकबर ने उनका केंद्रीकरण किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1570 ईस्वी में अकबर ने जितनी भी टकसाल है उनका केंद्रीकरण किया है। अकबर को राष्ट्रीय राजा का भी दर्जा मिला है, याद रखिएगा, उनको राष्ट्र राजा की गिनती में लाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन इनके द्वारा भी कार्य, सांस्कृतिक उपलब्धियां यहाँ पर भी थी। हर धर्म को एक बराबर माना जाता था। तो ये सब कुछ हमें अकबर के कार्यकाल में दिखते हैं। याद रखिएगा, टकसालों का जो कार्य है उसमें 1570 आपका राइट आंसर होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप भी 1570 ही आंसर मार करके आए होंगे। विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष का काल किस शासन से जुड़ा हुआ है? मतलब यह है, अभी हम लोगों ने जस्ट विजयनगर को किया था, तो आपको फिर से एक बारी बता दें, हर स्टेट में विजयनगर आता है, और उम्मीद करते हैं कि आप विजयनगर साम्राज्य को बढ़िया से पढ़ रहे हैं। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास से इसका उदय होता है, फिर ये धीरे धीरे करके सुदूर दक्षिण तक पहुंच जाता है। उदय होता है, फिर ये धीरे धीरे करके सुदूर दक्षिण तक पहुंच जाता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में कृष्णदेवराय और हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। इनके प्रमुख जो राजा हैं, जो बहुत ही जिनके समय में ये
प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा था, साम्राज्य बहुत बेहतर था, वो हमारे कृष्णदेव राय हैं। हम लोगों ने पहले भी इनका बात किया, लेकिन बार बार आपको याद दिला दे कि कृष्णदेव राय जी ने अपने माता जी के नाम पे एक शहर बनाया जिसका नाम है नगलपुरम। ठीक है, तो नगलपुरम शहर जो है वो कृष्णदेव राय जी के द्वारा बनाया गया एक शहर है अपनी माता जी के याद में। और फिर इन्हीं के समय में जो है ये जो काल है, जो साम्राज्य है, बहुत ही उत्कर्ष पर था। और जैसे ही कृष्णदेव राय जी का डेथ हो जाता है, वो मर जाते हैं, उनकी देहांत हो जाती है, उसके बाद ये साम्राज्य का पतन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ये भी बता दें कि तालीकोटा के युद्ध में ये साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज अच्छे तरीके से करिएगा। 38वां नंबर सवाल, ये सवाल है बहुत इजी कि मुगल काल में जजिया कर किस पर लगता था, और उम्मीद करते हैं तो कोई भी गलत नहीं किए होंगे। क्यों? क्योंकि जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों पर लगता था। क्यों गैर मुसलमानों पर लगता था? क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई है, यहाँ पे इस्लाम राज्य जो बन रहा है, ये इस्लाम राज्य का एक ही कार्य हुआ करता है कि वो मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाए, वो इस्लाम को आगे बढ़ाए। इस कारण से इनके द्वारा एक कर लगाया जाता है जिसको बोला जाता है जजिया, और जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगता है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों पर लगता है, लेकिन जकात कर, सर जकात कर अगर यहाँ पर रहता, यही अगर सवाल रहता कि मुगल काल में जकात कर किस पे लगता है, तब वो मुसलमानों पर होता। ठीक है, धनी मुसलमानों पर, ताकि इस्लाम धर्म को और आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये लोग मुसलमानों पर जकात कर लगाते थे। क्वेश्चन है जजिया कर क्या है, तो जजिया कर गैर मुसलमानों पे कर लगता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गैर मुसलमानों पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनसबदारी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मनसबदारी प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण। मनसबदारी प्रणाली के बारे में बता दे, मनसब का मतलब होता है रैंक। ठीक है, रैंक मतलब समझ रहे हैं, पद। रैंक भी कह सकते हैं, आप पद भी कह सकते हैं। ये वंशानुगत नहीं होता था सर। ठीक है, वंशानुगत नहीं होता था, मतलब इस मनसब को प्राप्त करने के लिए, इस रैंक को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आपकी रैंक, अगर आपका मनसब बेहतर है, ठीक है, आपके घोड़े की संख्या बेहतर है, आपका सैलरी बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं कि आपकी मौत के बाद कि आपके बेटे को भी वही मनसब मिले। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अकबर के द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन प्रणाली लाई गई है। तो याद रखिएगा ये क्या होंगे, इसका आंसर होगा सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए, ये सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए मनसब प्रणाली की शुरुआत की जाती है। बड़ा ही इजी प्रश्न 40वां नंबर, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त ऐसे लीजिए कॉपी में या पे कहीं पे अपने क्वेश्चन पे पास ही ऐसे लिख लीजिए, 1786 से 93। ठीक है, और जो स्थायी बंदोबस्त जो है ये हमारे कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है। कॉर्नवालिस का कार्यकाल सर 1786 से 93 है, इसको दिमाग में बैठाइए। और 1793 में बंगाल प्रांत पर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई है, जिसमें कर वसूलने का पूरा जिम्मेदारी जमींदार के ऊपर है। पूरा कर वसूलने का पूरा जिम्मेदारी जमींदार के ऊपर है। और ये जो कर होगी वो पूरी तरह से फिक्स होगी, वो पूरी तरह से स्थायी होगी। और अगर जमींदार उस कर को नहीं ला पाते हैं, अगर जितना कर बोला गया है अगर वो नहीं ला पाते हैं, तो उनकी संपत्ति को बेच दिया जाएगा, ताकि वो कर वसूल ले, अंग्रेजी सत्ता को कोई परेशानियां ना हो। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में बंगाल प्रांत में कॉर्नवालिस जी के द्वारा की गई है। ठीक है, 40वां नंबर के बाद 41वां नंबर सवाल कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? तो यह है बंगाल का विभाजन। 1905 में करजन जी के द्वारा, करजन के द्वारा बंगाल की विभाजन कर दी जाती है। और इसके बाद हमारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता को ऐसा लगता है, इवन रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पता होगा,
इन्हें भी ऐसा लगता है कि हमें, और लगता है कि ऑब्वियस यही बात ही थी कि हमें तोड़ने की प्रयास की जा रही है, इस हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा करके ये हमारे ऊपर राज करना चाह रहे हैं। इस कारण से हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य अपने ही देशों का सामान इस्तेमाल करना है, अंग्रेजी सामान को बहिष्कार करना है। तो इसकी शुरुआत जो हुई है, मुख्य कारण वो बंगाल का विभाजन है। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद ही हम लोगों ने हुगली नदी में नहा करके अमार सोनार बंगला ये सब का नारा लगाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो बंगाल विभाजन होगा। और बंगाल विभाजन के बाद हम लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों में हाथ में राखी बांधी थी, ताकि हम ये बता पाएं कि आप हमें कितना भी बांटने का प्रयास करें लेकिन हम बट नहीं सकते हैं, हम कभी नहीं बटेंगे। ये हमारा एक उद्देश्य था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हमें 1931 ईस्वी में देखने को मिलता है। 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। क्यों होता है वो भी बता दे। क्योंकि गांधी जी जो हैं वो नमक आंदोलन के बाद जेल में बंद हैं और यहाँ पर साइमन कमीशन को वापस भेज दिया गया है। कोई रिपोर्ट आया नहीं, इसलिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं है। ठीक है, कांग्रेस नहीं है और ऐसा माना जाता है कि मानो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्योंकि कांग्रेस नहीं है तो ये बिल्कुल वैसा था जैसे कि रामायण में बिना राम और सीता की रामायण कहानी शुरू हो गई हो। तो इसमें जैसे ही हमारे कांग्रेस नहीं थे तो ये असफल रहा। इसी कारण से अंग्रेजों ने इरविन जी से कहा कि जाइए गांधी जी के बारे में पूछ के आइए कि क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी ने 11 पॉइंट दिए, इरविन ने उन सब कुछ को माना। तो ये हमारी गांधी इरविन समझौता का जो सवाल है उसका आंसर 1931 होगा। और ये सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं लगते कि किसी के द्वारा गलत किया गया होगा। निम्नलिखित में किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुग्र पर कब्जा कर लिया था? तो ये विलियम बेंटिक के द्वारा जो है वो कुग्र पर कब्जा कर लिया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर विलियम बेंटिक होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? क्रिप्स प्रस्ताव। क्यों तत्कालीन कारण? क्यों? रॉलेट एक्ट आपको पता होना चाहिए कब हुआ है। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, खेड़ा वेड़ा जीत गए, चंपारण जीत गए, अहमदाबाद जीत गए, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके बाद रॉलेट एक्ट आया। तो ए नंबर तो क्यों मार रहे थे पता नहीं, ये तो होता नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया है, कैबिनेट मिशन बाद में आया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हो रहा है? किसका तत्कालीन कारण क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव। हमें डोमेन स्टेटस नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको मिल नहीं रहा है। हम लोगों ने एकदम से भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी और अंग्रेजी सत्ता कांप गई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कोई गलती नहीं किए होंगे। बी नंबर, बड़ा इजी सवाल है। क्यों बी? क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष यही थे और स्थायी अध्यक्ष पहले कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है सर, तो क्या होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46वां नंबर सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला अधिवेशन बंबई में हमें देखने को मिलता है। 1885 A.O. ह्यूम के द्वारा उमेश चंद्र बनर्जी, आपको पता होगा, बंबई का कांग्रेस सेशन। ठीक है, पहला अधिवेशन वहीं पर हो रहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? हाँ? सवाल प्लीज याद करिए, यहाँ पूछा जा रहा है कानपुर। रानी लक्ष्मीबाई पे क्यों जा रहे हैं पता नहीं, रानी लक्ष्मीबाई आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो झांसी वाली रानी थी, हम लोग कहते हैं वो तो झांसी वाली रानी थी। सवाल है कानपुर। कानपुर से कौन कर रहे थे? हमारे नाना साहब। ठीक है, याद रखिएगा अवध से अगर सवाल रहता कि अवध से किन्होंने लीड किया था? बेगम हजरत महल, ब्रिजिस कादर उनके ही बेटे हैं। तो इन दोनों के द्वारा इसको लीड किया गया था क्योंकि नवाब वजीर अली शाह को बाहर भेज दिया गया था, कुशासन का आरोप लगा करके उनको बाहर भेजा गया था। तो उनकी वाइफ बेगम हजरत महल और उनके बेटे ब्रिजिस कादर के द्वारा वहां की नींव आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नौसेना विद्रोह, भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ है? नौसेना विद्रोह 1946 में देखने को मिलता है। उसके बाद ये लोग भारत छोड़ देते हैं और आपको देखने को मिलता है कि भारत की फाइनली आज़ादी हो जाती है। तो नौसेना में विद्रोह में जितने भी जल सेना वाले लोग हैं उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। अंग्रेजी झंडा को हटा करके ये लोग भारतीय झंडा, कांग्रेस के झंडा लगाना शुरू कर दिए थे और अंग्रेजी सत्ता को ये लग गया था कि अब हम यहाँ पर शासन नहीं कर सकते हैं। तो ये नौसेना विद्रोह भारत में जो है 1946 में हमें देखने को मिलता है। नेवल म्यूटनी, बाबा
आमटे को किस सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है? तो इन्होंने निर्धन व बेघर लोगों की सहायता, गंगा का बचाव, कुष्ठ रोगियों की सेवा, ठीक है, इन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी। तो ये बहुत ही बेहतरीन सामाजिक कार्य इनके द्वारा किया गया। तो बाबा आम्बेडकर को याद रखा जाता है कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए इनको याद रखा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है अगर अर्थशास्त्र का प्रश्न आ गया ना, अब इतिहास खत्म हो गया है, अब अर्थशास्त्र के प्रश्न की तरफ आते हैं कि अगर भारत में बाहरी वाणिज्य उधार में वृद्धि हुई है, देश में बाहरी ऋण पर क्या असर होगा? मतलब अगर बाहरी वाणिज्य उधार में वृद्धि हुई है, बाहर से उधार ज्यादा ले लिए हैं, तो बाह्य ऋण क्या होगा? सिंपल सा सवाल है। भारत है किसी दूसरे देश से ऋण ले रहा है, लोन ले रहा है सर, तो अगर वाणिज्य में लोन ले रहा है तो इनकी लोन बढ़ेगी, मतलब कि असर क्या होगा ऋण का? ये बढ़ेगा या घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा, वृद्धि और कमी? सिंपल सवाल है कि अगर लोन ले रहे हैं तो लोन क्या होगा सर? बढ़ेगा, ये तो वृद्धि करेगा। बड़ा इजी सवाल है। अगर भारत किसी दूसरे देश से ऋण ले रही है तो उसका ऋण क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीडीपी और जीएनपी का मुख्य अंतर किस कारण होता है? तो इस कारण होता है वो विदेशी आय के कारण होता है, याद रखिएगा। जीडीपी और जीएनपी का मुख्य अंतर जो है वो विदेशी आय के कारण होता है। इसका आंसर विदेशी आय होगा। मांग का नियम किस पे आधारित है? मांग का नियम मूल्य पर आधारित है, याद रखिएगा। मांग जो है वो मूल्य पर आधारित होता है। ये आपको बचपन में ही पढ़ाया गया अर्थशास्त्र में कि मांग का जो नियम है वो मूल्य पर आधारित होता है सर। वो सिर्फ और सिर्फ मांग जो है वो मूल्य पर आधारित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? जो योजना आयोग का जो स्थान है वो नीति आयोग के द्वारा लिया गया। बड़ा ही इजी सवाल, इसमें तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पहले 5 ईयर प्लान चलता था, पहले योजना आयोग चलता था, उसका जो ये है वो नीति आयोग के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो इजी सवाल था ये। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट मेरे ऊपर कर का असर पड़ेगा। 2 प्रकार के कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कर मेरे पे डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। प्रत्यक्ष कर जैसे कि आयकर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर जैसे कि आयकर, प्रत्यक्ष कर जैसे कि आयकर डायरेक्ट मेरे पे असर पड़ेगा अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर का कारण उदाहरण आयकर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55वां नंबर, 55 नंबर क्या कह रहा है? 55 नंबर कह रहा है कि मुद्रास्फीति में सर्वाधिक परिवर्तन कौन करता है? जो सर्वाधिक परिवर्तन है वो कौन करता है? वो व्यापारी करता है, ऋणदाता करते हैं, निश्चित आय वर्ग करते हैं, उद्योगपति करते हैं। तो मुद्रास्फीति में जो सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है? अगर किसी चीज का कीमत बढ़ जाएगा तो उससे जो प्रभावित है वो कौन होगा? उससे प्रभावित होंगे निश्चित आय, मतलब जो जिनका एक फिक्स आय है, जिनको परेशानियां हैं आय में, उन्हीं को ये असर देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब मेरा अगर पैसा मान के चलिए 200 रुपये फिक्स है कि हमको 200 रुपये ही मिलना है, ठीक है, हमको 200 ही रुपये महीना में मिलना है, और अगर सामान के दामें बढ़ जाएंगी तो असर किस पे होगा? मेरे ऊपर होगा। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा? निश्चित आय वर्ग, मतलब एक दाम जो है उनका फिक्स है कि हमको इतना ही रुपया मिलने वाला है, और इस कारण से हमें बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रकोष घाटा किससे संबंधित है? आय, व्यय, अंतर पर, निर्यात पर, आयात पर या जनसंख्या पर? राजकोष घाटा जो है वो निर्यात पर है, ठीक है। हम जितना सामान बाहर भेज रहे हैं, हम जितना सामान ला रहे हैं, इन्हीं पे पूरी ये असर हमें देखने को मिलता है। नहीं, ये हमको क्या देखने को मिलेगा? सॉरी, यहाँ है राजकोष घाटा ना। राजकोष घाटा मतलब समझिए क्या कि सरकार है वो एक बजट बनाई हुई है, बजट क्या कर रही है, उसमें डिफरेंस आ रहा है कभी कभी, तो वो क्या हो रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ आय व्यय अंतर पे कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा आया, खर्च ज़्यादा हो गया तो राजकोष घाटा हो गया, ठीक है। तो आय और व्यय में अंतर के कारण ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। यदि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग में कमी आए तो उस वस्तुओं को क्या कहते हैं? उसे पूरक कहते हैं, पूरक समान है। जैसे कि मान लीजिए कि दूध
दूध का दाम जो है वो बढ़ गया, ठीक है, अगर दूध का दाम बढ़ गया तो चाय पत्ती का जो मांग है वो कम हो गया, ठीक है। तो अगर किसी की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे की मांग कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि दूध का दाम बढ़ गया तो लोग चाय पीना बंद कर दिए, तो चाय पत्ती का दाम कम हो गया, ठीक है, चाय का दाम कम हो गया। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, इसको पूरक कह के पुकारते हैं हम लोग, इसे हम लोग पूरक कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरे का दाम खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, हमारा प्रश्न हिंदी का आ जाता है। इसके बाद किस ग्रंथ से है? अपने कर्म पे यकीन रखे, ये गीता से है, ये अर्जुन जी को बताया गया था ये कृष्ण जी के द्वारा प्रथम इसमें दिया गया है। तो ये जो है कि कर्म के ऊपर यकीन रखना है आपको, ये गीता का शब्द है, ठीक है। तो इसका आंसर गीता होगा। अलंकार, अलंकार का सही उदाहरण क्या है? चांद सा मुखड़ा, चांद सा मुखड़ा, बहुत सुंदर, ठीक है। अलंकार का जो सही उदाहरण है, नदी बह रही है, वह पड़ रहा है, फूल खिल रहे हैं ना, चांद सा मुखड़ा हो, ठीक है। तो याद रखिएगा अलंकार जो है वो चांद सा मुखड़ा। फिर आते हैं निसक पद का विलोम शब्द क्या होता है? मतलब निसक पद समझ रहे हैं आप? निसक पद का मतलब क्या होता है? निसक पद का मतलब होता है कि जो बहुत ही सुंदर हो, ठीक है, मतलब ये साफ दिल के हो, तो निस के कपट का जो ये क्या हो जाएगा? कपटी हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है, कपट है, कपटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्या? उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? किससे बना है? मूल शब्द कार से बना है, इसके आगे क्या जुड़ गया है सर? उप जुड़ गया है, तब बना है उपकार। उपसर्ग हमें बताना है, उपसर्ग क्या होगा? उप होगा, क्योंकि कार हमारा मूल शब्द है, कार के आगे उप जुड़ा है तो इसको उपकार बन दिया गया है, ठीक। अगला प्रश्न, जिसने कहीं किया वही भुगते, यह कौन सी कहावत है? जिसने किया वही भुगते, ये लोककृतियां हैं, ठीक है। जिसने किया वही भुगते हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जिसके कर्म वही जाने। फिर निम्न में से कौन सा तत्सम है? तत्सम आम्र है, ठीक है। हाथ दूध काम नहीं है, आम्र है हमारा तत्सम संस्कृत शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं, राम ने फल खाया में कारक कौन सा है? ये कर्ता कारक है, राम ने, कर्ता ने, सिंपल सा सवाल है। राम ने मतलब कि कर्ता ने, तो ये क्या होगा? ये कर्ता कारक हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, राम अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो बहुत बार बोलते हैं कि अल्प ज्ञान है लेकिन घमंड बहुत ज्यादा है। बोलते हैं ना कि आप अलगर गगरी खलकत जाए, मतलब कि आपको ज्ञान बहुत कम है लेकिन आप उछलते बहुत ज्यादा हैं, तो इसका होगा अल्प ज्ञान लेकिन बहुत ज्यादा ये होना। सूरदास किस रस के कवि हैं? सूरदास जो है वो वात्सल्य के कवि हैं, याद रखिएगा। सूरदास जो है हमारे वात्सल्य के कवि हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है कि जो दूसरे का भला चाहता हो उसे क्या कहते हैं? उसके परोपकारी कहते हैं। आप दूसरे का बहुत भला चाहते हैं, आप बहुत ही परोपकारी व्यक्ति हैं, परोपकारी इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। और हमारा महान का भाववाचक क्या होगा? महान, 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 महानता, ठीक है। महान महानता, महान महानता क्यों कहते हैं? क्योंकि महान महानता होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न जो है 69 नंबर, ओ माय गॉड, यहाँ से आपको मनोज सर लीड करेंगे, ठीक है। मनोज सर आपके साथ तुरंत जुड़ जाएंगे और मनोज सर आपको आगे की कहानी, आगे का जो भी आपके लिए साइंस और विज्ञान का जो पोर्शन है वो आपको मनोज सर अपने साथ लेके चलेंगे। प्लीज़ यूं ही जुड़े रहें और ऊंची उड़ान के साथ आप अपनी तैयारी को और अच्छा और बेहतर बनाएं, अपने दोस्त तक ये वीडियोज़ को पहुँचाएँ कि भैया आपका यहाँ गलत हुआ था, इसके पीछे के कारण क्या है, वो वहाँ तक आप वीडियो प्लीज़ पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट में। ऑल द वेरी बेस्ट अगले टेस्ट के लिए, बहुत ही बेहतर करें आप लोग और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान की सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 30, जिसमें अभी साइंस और मैथमेटिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले आदित्य सर और सुमित सर ने आपको बहुत ही शानदार तरीके से अन्य सब्जेक्ट कवर कराया होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का साइंस और मैथमेटिक्स, जिसमें साइंस का पहला क्वेश्चन और इस सेट का 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि एक वस्तु समान त्वरण से चलकर 10 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है। यदि प्रारंभिक वेग 0 हो तो अंतिम वेग कितना होगा? प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 दिया है और अंतिम वेग पूछ रहा है, ठीक है। अंतिम वेग, तो समीकरण, गति के समीकरण का नियम यहाँ पे प्रयोग में आएगा। तो यहाँ पे गति का समीकरण जो दूसरा नंबर का होता है, गति का 3 समीकरण होता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें दूसरे का प्रयोग करेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है? दूरी, यानी कि S बराबर UT,
यहाँ पे u जो मानते हैं वो प्रारंभिक गति मानते हैं, t से टाइम होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे फार्मूला होता है हाफ a t स्क्वायर, a एक्सीलरेशन होता है यानी त्वरण और t टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, कितना दूरी दिया है 100 सेकेंड, तो यहाँ पे 100 हम लोग लिख लेंगे। फिर u प्रारंभिक दूरी हालांकि 0 है ठीक है, तो 0 और टाइम 10 सेकेंड दिया है तो ये लिख लेंगे, प्लस हाफ ए नहीं दिया हुआ है, त्वरण कहीं नहीं दिया हुआ है समान त्वरण से चल रहा है लेकिन त्वरण कहीं नहीं दिया है, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे और टी यहाँ पे 10 है यानी सेकेंड 10 सेकेंड है, तो 10 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो 10 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 बचेगा, तो यानी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे दिया है 1/2 a इंटू 10⁻100, ठीक है, यानी 100 बराबर इतना आ रहा है, तो 100 से ये 100 कट हो गया, तो ए बराबर निकल के आया 2, यानी एक्सीलरेशन जो निकल के आ रहा है ए बराबर 2 मीटर पर वर्ग सेकेंड, ठीक है, यानी त्वरण जो होता है उसका मीटर प्रति वर्ग सेकेंड में आता है, तो ए 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग आंसर पे चलेंगे, यहाँ पे प्रारंभिक गति अंतिम गति कितना होगा ये पूछ रहा है, लेकिन अभी हमारा एक्सीलरेशन निकल के आया है त्वरण। जब हमको त्वरण पता चल गया तो अब हम गति का पहला समीकरण यहाँ पे प्रयोग में लाएंगे। तो गति का पहला समीकरण का जो फार्मूला होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, u यहाँ पे, ठीक है, u प्लस ए टी होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो v हमको निकालना है यानी अंतिम वेग को हम लोग v मानते हैं और u को प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। ए हमारा निकल के आया है 2 सेकेंड, ठीक है, और t पहले से 10 सेकेंड है, ये है टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है। अब v निकल जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे v बराबर कितना निकल के आ रहा है, 10 दूनी 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड किस में है, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो पहले हम लोग त्वरण निकालेंगे, त्वरण निकलने के बाद यानी दूसरा गति का दूसरा समीकरण से त्वरण निकल जाएगा, उसके बाद गति का पहला समीकरण प्रयोग करके हम लोग अपना आंसर ला लेंगे, यानी अंतिम वेग हमारा निकल के आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, 70 क्या कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 2 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के त्वरण से चल रहा है, तो वस्तु पर लगने वाला बल कितना होगा। यहाँ पे बल पूछ रहा है, तो बल का फार्मूला क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान दिया है 2 केजी और वस्तु का त्वरण जो है वो 5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, और बल पूछ रहा है, तो त्वरण 2 गुणे 5 ऐसे कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 10 मीटर, सॉरी बल 10 न्यूटन में, न्यूटन बल का सही इकाई होता है न्यूटन, तो 10 न्यूटन हमारा आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, गिराया जाता है, यदि वायु प्रतिरोध नगण्य हो, यानी वायु का जो प्रतिरोध है वो नहीं है, न के बराबर है, नगण्य माना जाए, तो गिरती वस्तु की किस ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो कोई भी वस्तु जितना ऊपर से गिराई जाती है ना और जितना नीचे आता है उसका गति बढ़ते जाता है, गति बढ़ता है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो यहाँ पे किस दे रहा है, किस ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है, इसमें वृद्धि देखने को मिलेगा, वहीं स्थितिज ऊर्जा में कमी देखने को मिलेगा। स्थितिज ऊर्जा कमी दर्शाएगी और गतिज ऊर्जा वृद्धि दर्शाएगी जब वस्तु कोई भी मुक्त अवस्था में गिर रहा होता है, तो ठीक है, चाहे छत से कुछ वस्तु गिराइएगा तो जहाँ से छोड़िएगा ना वहाँ पे पकड़े रहिएगा तो यहाँ पे गति शून्य होगी, जैसे छोड़िएगा तो गति थोड़ा स्लो होगा, उसके बाद तेजी से काफ़ी तेजी से गति बढ़ता चला आएगा नीचे, यानी गतिज ऊर्जा यहाँ पे वृद्धि करेगा और स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी, ठीक है, और ये इससे संबंधित नहीं है ताप ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। आगे हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बल 20 न्यूटन किसी वस्तु को 5 मीटर तक खिसकाता है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 60 अंश हो तो किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है, किया गया कार्य, तो कार्य का फार्मूला होता है कार्य
बराबर बल बल गुणे विस्थापन विस्थापन इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा होता है किसका फॉर्मूला, तो कार्य का, जिसे हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं W बराबर एफ डी कॉस थीटा, ऐसे लिख लेते हैं, W बराबर एफ डी कॉस थीटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे W पूछा हुआ है, यानी कार्य पूछा हुआ है। एक तरह से बल दिया हुआ है, बल कितना है तो 20 न्यूटन है, D, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना है तो 5 मीटर तक, 5 मीटर तक खिसकता है यानी विस्थापन होता है, तो यहाँ पे गुणे 5 कर लेंगे। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 60 दिया है, तो कॉस 60 का मान जो होता है ना 1/2 होता है, 1/2 होता है ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 कर देंगे गुणे 1/2, तो 2 से ये 10 बार में, और 10 बचे 50, हमारा 50 न्यूटन निकल के चला आएगा, सॉरी जूल निकल के चला आएगा, ऊर्जा है तो जूल में आएगा, 50 जूल यहाँ पे कौन है तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर कि निम्न में से किस स्थिति में कार्य शून्य होगा, कार्य शून्य किस स्थिति में होगा। तो देखिए कार्य जब विस्थापन 0 हो, ठीक है, विस्थापन 0 होगा तो कार्य शून्य होगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है। बल कितना हूं लगाइए किसी भी वस्तु पे, ठीक है, यहाँ पे बल दिया है वो शून्य नहीं दिया है, ठीक है, बल यानी नॉट शून्य, तो बल शून्य नहीं है, विस्थापन शून्य है अगर हम किसी वस्तु पे, ठीक है, अगर हम ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम जो जस्ट ऊपर फार्मूला बताए हैं, ठीक है, वो उसी पे ये बन जाएगा। देखिए विस्थापन अगर 0 है ना, अगर हम जैसे कि दीवार पे कितना हो बल लगा लें, एक जगह से दूसरी जगह अगर दीवार नहीं जाता है तो वहाँ पे कार्य हमेशा शून्य ही रहेगा, ठीक है, कार्य शून्य ही रहेगा, तो वही हो जाता है। विस्थापन जब तक नहीं होगा ना, विस्थापन या बल दोनों में से कोई एक शून्य रहेगा ना तो कार्य शून्य ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग W बराबर एफ डी कॉस थीटा लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे सब गुणा है, सब गुणा दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी एक शून्य हो जाए, चाहे बल शून्य हो जाए, चाहे डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाए यानी विस्थापन शून्य हो जाए, या कॉस थीटा का वैल्यू शून्य हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा तो हमारा किया गया जो कार्य होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे शून्य दिया है तो देखिए ये बल शून्य दिया है, तो यहाँ पे भी एक तरह से क्या हो जाएगा तो एक तरह से कार्य शून्य होगा, और यहाँ पे विस्थापन शून्य दिया है तो यहाँ पे भी शून्य होगा। तो ये ऑप्शन में थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाए। यहाँ पे विस्थापन 0 है तो हमारा कार्य भी शून्य होगा। आगे देखते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर रहा है देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा किया जाए, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पहले से फार्मूला पे ही सेट कर देते हैं, हाफ द्रव्यमान 1 है, ठीक है, गुणे 1 और इसका जो वेग है, ठीक है, वेग भी पहले से 1 है, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही चीज 1/2 कर दिए, वस्तु का द्रव्यमान आधा कर देते हैं, वस्तु का द्रव्यमान पहले 1 है तो अब आधा कर देते हैं यानी 1/2 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिया है वेग दुगुना कर देते हैं तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि भी स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे भी स्क्वायर किए हुए हैं, तो दोनों को तुलना कर लेते हैं, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये तो हालांकि 1 गुणे 1 ही होगा, ठीक है, और इधर 1/2 गुणे 4 आ रहा है, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, इधर का वैल्यू 1 आ रहा है, इधर का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, पहले से इतना है तो मतलब इतना परिवर्तन होने के बाद 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, तो 2 गुनी किसमें है ऑप्शन सी में दिया हुआ है ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक क्षारीय प्रकृति का है। यहाँ पे क्षारीय प्रकृति का यौगिक यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो HCl जो होता है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, जो पेट में पाया जाता है। तो हालांकि ये तो प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। यहाँ पे NaOH ये क्षारीय होता है, ठीक है, ये क्षारीय होता है। CO2 ये अम्लीय ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये अम्लीय ऑक्साइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है, ठीक है। और H2SO4 हालांकि इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तो हालांकि ये भी प्रबल अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पे क्षारीय एक ही आ रहा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारीय है, बाकी सब अम्ल है। यहाँ पे क्षारीय प्रकृति ही पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो फार्मूला होता है CaO होता है, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया करता है, जल को हम लोग H2O लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अभिक्रिया करा के हम लोग देखेंगे CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, Ca कोष्टक में OH का होल ट्वाइस हो जाता है, ठीक है, होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बना लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हम मिक्स करेंगे, दोनों को अभिक्रिया कराएंगे, तो ये बन जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये हमारा कौन हो जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगर ये ऐसे लिख ले तो ही ठीक, तो भी ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसके जगह पे फार्मूला भी लिख सकता है, फार्मूला भी लिख सकता है, जैसे CaOH का होल ट्वाइस। तो आप लोग को पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन का अर्थ है, रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना, तो एक तरफ से ऑक्सीकरण होता है, दूसरे तरफ से अपचयन होता है, ठीक है, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, ठीक है, एक साथ होती हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, अपचयन में ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का त्याग होगा, ठीक है, अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दोनों ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है, ठीक है। ये किस में होता है, तो अपचयन में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो ये अपचयन में नहीं होता है, ये ऑक्सीकरण में होता है, ऑक्सीडेशन में होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ठीक है। ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन त्याग दोनों लगभग एक ही रूप हो जाते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु हवा में रखने पर शीघ्रता से काली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु हवा में रखने पर शीघ्रता से काली पड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो चांदी होता है ना, चांदी हवा में रखने पे वो क्या करता है, तो सिल्वर ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, उस पे हवा के संपर्क में आने पे चांदी पे सिल्वर ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, जो हालांकि वो काला ही होता है। तो इसलिए चांदी अगर पहने रहिएगा ना, तो हमेशा पहने रहने पे वो काला हो जाता है। तो इसलिए चांदी को समय समय पे रगड़ रगड़ के धोया जाता है, ठीक है। तो चांदी सही हो जाएगा। बाकी लोहा तो हालांकि यहाँ पे देखिएगा, लोहा हवा में रखिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हवा के साथ यदि नमी रहेगा ना, तो ये जंग पकड़ लेता है, तो ये काला तो नहीं होता है, भूरा होता है। जो जंग होता है वो लोहे के जैसा ही भूरा होता है, तो ये तो नहीं होगा। तांबा हालांकि हवा में तो थोड़ा सा अपना कलर चेंज करता है, थोड़ा हरा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है।
और ये एल्यूमिनियम ये हल्का सफ़ेद हो जाता है, काला सिर्फ चांदी होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं? अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होती है खास करके वो वर्षा जो मौसम का पहला बारिश होता है, ठीक है, उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे जब हमारा मौसम शुरू होता है, नया सीजन आता है मौसम का बारिश का, तो पहला बारिश होता है वो अम्लीय वर्षा होता है। इसलिए कहा जाता है कि अम्लीय वर्षा में कभी भी नहाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है, ठीक है, हवा में। जो भी हालांकि फैक्ट्रियों से या हालांकि किसी भी जो प्रदूषित वस्तु होती है उससे जो प्रदूषण निकलता है वो हवा में हमेशा तैरते रहता है। तो पहला बारिश होता है तो वो बारिश साथ में उन मटेरियल्स को, वेस्ट मटेरियल को लेके नीचे आते हैं धरती पे। तो यदि हम उस बारिश से स्नान करते हैं तो हमारे स्किन में थोड़ा थोड़ा बिंदी टाइप का हालांकि होने लगता है। तो ये इसके लिए मुख्य जिम्मेदार कौन सी गैसें हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाती हैं, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। आगे देखते हैं हम लोग, किसी विलयन का पीएच 9 है, पीएच 9 है, यह विलयन कैसा होगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को पता होना चाहिए, जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेके 14 के बीच में होता है, ठीक है, 14 से लेके 0 से लेके 14 के बीच में। तो यहाँ पे 0 से लेके 7 तक पीएच वैल्यू को हम लोग अम्लीय कहते हैं, अम्लीय, ठीक है, और 7 से लेके 14 तक क्षारीय होता है। क्या होता है? तो क्षारीय होता है, क्षारीय। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है आप लोग को कि 0 से लेके लगभग 4 तक क्या होता है, तो ये प्रबल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है। और 4 से लेके 7 से पहले तक क्या होता है, तो दुर्बल अम्लीय होता है। वैसे ही सेम 7 से लेके 7 के बाद, 7 नहीं 7 के बाद और 10 तक क्या होता है, तो ये दुर्बल क्षारीय होता है, दुर्बल क्षारीय होता है। और 10 से लेके 14 के बीच में जो भी क्षार होते हैं वो प्रबल होते हैं, प्रबल क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो किसी विलयन का पीएच 9 है, यह विलयन कैसा होगा? तो यहाँ पे 7 से और 10 के बीच में होता है 9, जो क्या होगा, दुर्बल क्षारीय होगा, दुर्बल क्षारीय। किस में है? दुर्बल क्षारीय, तो ऑप्शन सी में, यानी कमजोर क्षारीय, कमजोर दुर्बल एक ही होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ देखिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, दो प्रकार का परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन ना, एक बार अपनी संरचना चेंज कर लेते हैं तो दोबारा उस अवस्था में वापस नहीं आते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन जब होता है तो वो तो अपना अवस्था चेंज करता है, लेकिन फिर से बाद में उसी अवस्था में आ जाता है, ठीक है, उसी अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पे लोहे का जंग लगना। एक बार लोहे में जंग लग जाए तो दोबारा उस जंग से हम लोग लोहा नहीं बना सकते। लेकिन वहीं बात करें अगर बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघल के पानी बनता है, लेकिन उसे दोबारा बर्फ बनाया जा सकता है, यानी ये भौतिक परिवर्तन हो गया। पानी का उबलना, पानी उबाल के हम लोग गैस बनाते हैं और गैस को फिर से पानी में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाता है। नमक का घुलना, नमक पानी में घुलता है लेकिन पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाए तो फिर से नमक प्राप्त कर लिया जाता है, यानी पुनः ये अपने अवस्था में आ जाएगा। तो एक तरह से तीनों का तीनों भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लोहे में जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव शरीर में भोजन का पाचन सबसे अधिक किस अंग में होता है? तो भोजन का पाचन शुरू हो जाता है मुख से ही, मुख गुहा से ही। मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं 3 जोड़ी, यानी 6 लार ग्रंथियां होती हैं, वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पेट में कुछ अम्लीय HCl निकलता है, वो भी पाचन में सहायक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाचन और अंतिम पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, ठीक है, छोटी आंत में। छोटी आंत में वसा होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत में ही सबसे ज्यादा भाग
पाचन में पाचन होता है। सबसे ज़्यादा भाग का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और यहाँ पे यकृत दिया है, तो यकृत से क्या होता है? तो यकृत में एक होता है, ठीक है, यकृत से पित्तरस जो होता है, पित्तरस, उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे पित्तरस का निर्माण यकृत से होता है, लेकिन यकृत से निर्माण होने के बाद वो पित्त की थैली में आके इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ अगर पूछे पित्त का निर्माण तो यकृत होता है, और पित्त रहता कहाँ है? तो पित्त की थैली में रहता है, ठीक है। अमाशय तो हालांकि इसमें HCl का निर्माण होता है। बड़ी आंत में तो केवल वेस्ट मटेरियल वगैरह, हालांकि हल्का फुल्का उसमें पाचन की क्रिया तो नहीं है, होती है 9 के बराबर होती है, क्योंकि सारी पाचन क्रियाएं छोटी आंत में कंप्लीट हो चुकी होती हैं, और वेस्ट मटेरियल होता है वो बड़ी आंत से होते हुए वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया किस समय होती है? तो पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो देखिए यहाँ श्वसन दिया है, हम लोग इसे प्रकाश संश्लेषण नहीं मान लेंगे। प्रकाश संश्लेषण अलग क्रिया है, श्वसन अलग क्रिया है। तो यहाँ पे श्वसन दिया है, तो श्वसन हर वक्त होता रहता है, दिन और रात दोनों समय श्वसन होता है। जैसे हम दिन रात सांस लेते हैं, वैसे पौधों में ही जो होता पौधा भी होता है उसमें भी हालांकि प्राण होता रहता है, तो वो भी दिन और रात दोनों श्वसन करते रहते हैं। कई लोग यहाँ पे श्वसन को प्रकाश संश्लेषण समझ लेते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, लेकिन श्वसन की क्रिया 24 घंटे होती रहती है। जैसे हम लोग 24 घंटा सांस लेते रहते हैं, तो वैसे ही पौधों में भी होता रहता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दिन और रात दोनों। और पूछे प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो केवल दिन में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? हीमोग्लोबिन, देखिए रक्त जो होता है, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो फेफड़े से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके बॉडी के अन्य हिस्से में पहुंचाता है। लेकिन जब क्या होता है, तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, तो एक तरह से उसमें ब्लड की कमी का एहसास होने लगता है शरीर में, जिसके चलते हमें एनीमिया रोग का सामना करना पड़ता है। एनीमिया, ठीक है, ये आयरन की कमी से भी होता है और हीमोग्लोबिन की कमी से भी होता है। हालांकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया ही जाता है, ठीक है। मधुमेह रोग किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज को ही हम लोग मधुमेह रोग कहते हैं। ये इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी से। और स्कर्वी रोग जो होता है और विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन है? तो प्रकाश की मात्रा जो नियंत्रित करती है ना, वो पुतली ही करती है, जो आंख के सबसे ऊपर होती है। अचानक हमारे आंख पे प्रकाश पड़ता है तो पुतलियां अपने आप बंद हो जाती हैं, ठीक है। अगर प्रकाश खूब ज़्यादा हो तो ये सिकुड़ने लगती हैं, और उतना ही प्रकाश को आंख में भेजती हैं जितना आंख को प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो यही नियंत्रित करती हैं, यही वाला पुतली वाला भाग। रेटिना ये प्रतिबिंब बनाता है, और ये आंख के पीछे हिस्से में होता है, और पीछे भाग में प्रतिबिंब बनाता है। लेंस क्या करता है? तो चारों तरफ से जो प्रकाश आती है ना, उसको इकट्ठा करके केंद्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। कार्निया ध्यान रखिएगा कि जब हम आंख दान करते हैं ना, तो कार्निया ही दान किया जाता है, जो ऊपर का सबसे बाहरी परत होता है, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? पुतली हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल का जो परिवहन होता है, जल का परिवहन वो जाइलम ऊतक से होता है, ठीक है। पौधा जो जमीन से पानी ऑब्जर्व करता है वो जाइलम के माध्यम से करता है। जाइलम के माध्यम से पानी और खनिज, यूरिया वगैरह जो हम लोग मिट्टी में डालते हैं, ये सब जो जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, जल होते हैं, ये सब किससे ऑब्जर्व करता है? जमीन से। कौन ऑब्जर्व करता है? तो जाइलम ऑब्जर्व करता है। वहीं फ्लोएम जो होता है ना, फ्लोएम, तो जो पत्तियां सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाती हैं, तो उस भोजन को अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है, वो फ्लोएम करता है, ठीक है, खाद्य पदार्थ को, ठीक है। प्रकाश, देखिए भोजन का सूर्य के प्रकाश का पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किसके माध्यम से? तो पत्तियों के माध्यम से। तो पत्तियों से अन्य हिस्सों में जो भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है वो है फ्लोएम, ठीक है। और जड़ से जल और खनिज पदार्थ को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाने का कार्य करता है, वो होता है जाइलम। और कैम्बियम क्या कार्य करता है? तो
पौधों की मोटाई जो निर्धारित होती है वो कैम्बियम के माध्यम से ही निर्धारित होती है। और बात करें एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस तो ये एक तरह से जिस तरह से हम लोग का त्वचा होता है वैसे ही जो पेड़ पौधों के छाल होते हैं उसको कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है। तो डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये क्या करता है, तो आनुवांशिक सूचनाएं होती है ना, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे आप देखिएगा कि किसी भी माता पिता का जो बच्चा होता है उसका गुण स्वभाव थोड़े से माता या पिता से मिलता रहता है, या उसका चेहरा या शरीर का ढांचा कुछ भी माता या पिता से मिलता जरूर है। वो किसके कारण मिलता है, तो अनुवांशिक गुण, जो डीएनए अनुवांशिक गुण है उसी के कारण, सॉरी डीएनए के कारण। डीएनए क्या करता है, तो अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुवांशिक सूचना का वहन कौन करता है, तो डीएनए करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और स्मृति से संबंधित है। तो ये हो जाता है कौन, तो सेरिब्रम। सेरिब्रम जो मुख्य हिस्सा रहता है हमारे दिमाग का वो होता है, ये मुख्य तौर पे सोचने और स्मृति यादाश्त से संबंधित होता है। वहीं बात करें मेडुला ऑब्लांगेटा, जो पीछे हिस्सा रहता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये होता है, ये अनैच्छिक क्रिया हमारे जो शरीर में होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करता है। जैसे दिल का धड़कना ये अनैच्छिक क्रिया है, इसको हम रोकना भी चाहे तो नहीं रुकेगा क्योंकि हमारी इच्छा से तो हो नहीं रहा है, ये अनैच्छिक है, अपने इच्छा से धड़क रही हैं। ठीक है, धक 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 हमेशा, हम सो भी जाते हैं तो भी हमारा दिल धड़कते रहता है। ये एक तरह से क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। इस पे नियंत्रण किसका रहता है, तो मेडुला का रहता है। ठीक है, अगर कई बार देखिएगा कि जो शराब पीता है इंसान ना, अधिक मात्रा में पी ले तो उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो दिल जो होता है, दिल उस पे नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का, मेडुला का। ठीक है, और जब शराब पीता है इंसान तो सबसे पहले उसको असर इसी पे पड़ता है, मेडुला पे, मेडुला ऑब्लांगेटा पे। ठीक है, तो इस पे जब असर पड़ता है तो ये तो अपने में मस्त हो जाता है और दिल के धड़कन को नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो कभी शराब पीने के बाद दिल या तो बहुत तेजी से धड़कने लगेगा या तो धड़कना ही बंद कर देगा। तो जब धड़कना बंद कर देगा तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, कभी कभी जान के लिए भी हानिकारक हो जाता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम हालांकि ये शरीर को संतुलन रखने का कार्य करता है। ठीक है, मुख्य काम इसी का है। आगे देखते हैं, यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, तो थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, तो हमारे गले में होती है। ठीक है, यहाँ पे गला में थायराइड ग्रंथि होती है, इसमें से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर इसकी कमी हो जाए ना तो ये थायराइड ग्रंथियाँ हैं ये सूज जाती हैं, तो गले पे बड़ा सा घेंघा हो जाता है जिसे हम लोग घेंघा रोग या गलगंड कहते हैं, गलगंड। ठीक है, गलकंठ या गलगंड कहते हैं। बड़ा सा पहले के ज़माने में ये हुआ करता था लेकिन अब क्या होता है, आज के समय में गलकंठ बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं तो 9 के बराबर मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आजकल के डेट में जो घरों में नमक युक्त यूज करते हैं उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन क्या करता है, तो इसकी कमी को दूर करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करने का कार्य करता है। ठीक है, मधुमेह रोग ये इंसुलिन की कमी से होती है, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो रक्त समूह निर्धारित किस एंटीजन पर आधारित होता है। रक्त समूह जो होता है वो लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, आरबीसी, इससे निर्धारित होता है। आरबीसी से, लाल रक्त कण से निर्धारित होता है। लाल रक्त कण में एंटीजन ए और एंटीजन बी पाई जाती हैं। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी पाई जाती हैं। यही रक्त समूह को निर्धारित करती हैं कि किसका रक्त ए होगा, ए पॉजिटिव ए निगेटिव होगा, किसका बी पॉजिटिव बी निगेटिव होगा, किसका ए बी होगा, किसका ओ होगा, ये सब निर्धारित करती हैं यही ए बी एंटीजन। प्लाज्मा, प्लाज्मा ये किसका हिस्सा है, तो ये रक्त का हिस्सा हो जाता है। प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का हिस्सा, तरल भाग जो होता है रक्त में, जो हमारे ब्लड में तरल भाग होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कण, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता
उत्पन्न करना, ठीक है। आरबीसी जो होता है, सॉरी, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। तो जो बीमारियां हमारे शरीर में पहुंचती हैं तो उससे लड़ने का कार्य करता है, वो यही करता है श्वेत रक्त कण। प्लेटलेट्स क्या होता है, तो प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्या कह रहा है। तो ये निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटीओएस का उदाहरण है। ये कौन सा हो जाता है, तो VX वर्क्स हो जाता है। VX वर्क्स ये कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है, तो औद्योगिक में या स्पेस लॉन्चिंग में, जैसे नासा का रोवर वगैरह लॉन्च होता है ना, तो वहीं पे इसी टाइम का, रियल टाइम का प्रयोग किया जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। नासा का रोवर वगैरह लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे समय सीमा निर्धारित करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में कैचे मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कैचे मेमोरी का मुख्य कार्य होता है सीपीयू की प्रोसेसिंग गति को बढ़ाना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो प्रोसेसिंग गति है उसको बढ़ाना। अब यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% 150 है तो संख्या क्या होगी। भैया एक 25% 150 है, ठीक है, तो 150 बटे 25 गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्या पूछा है तो संख्या तो 100% ही होता है ना। तो 25 छक्के 150, 6 गुणे 100 बराबर 600 हमारा आंसर आ जाएगा। किस में है 600, तो ऑप्शन डी में है, ठीक है, ऑप्शन डी में है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो देखिए वर्ग का परिमाप इसका फार्मूला होता है भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4, तो भुजा, ठीक है, भुजा गुणे 4, तो परिमाप है 48, ठीक है। तो भुजा गुणे 4 बराबर 48 दिया हुआ है, तो 4 से ये कितने बार में कटेगा, 12 बार में, तो यानी भुजा हो गया कितना, भुजा बराबर 4 निकल के आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये वर्ग हो गया, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो अब 4 भुजाएं हैं, ठीक है। अब परिमाप तो इसी को कहते हैं ना, सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये परिमाप हो जाते हैं, तो सभी 12 हो जाएगा ना, 12 तो अब यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो भैया होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर, एक भुजा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5000 पर 2 वर्ष में 800 का साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है, ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला इस पे लगा के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे होता है क्या, तो एक फार्मूला यूज करते हैं हमेशा, यहाँ पे लिखते हैं ब्याज, ठीक है, ब्याज गुणे 100 बटे, यहाँ पे देखिए पहले तो मूलधन होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे, ठीक है, दर गुणे समय, ठीक है। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे दर यहाँ पे चला जाएगा तो मूलधन यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या समय यहाँ पे चला जाएगा तो मूलधन यहाँ पे आ जाएगा, तो हम इसको 3 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दर, ठीक है, दर ही निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मूलधन हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब एक दूसरे के गुणज होते हैं, तो कोई भी इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा, है ना। तो देखिए अब ब्याज दिया है कितना 800 गुणे 100 कर देंगे, बटे मूलधन दिया हुआ है 5000, ठीक है, और टाइम दिया है 2 साल टाइम दिया है। अब कट कर देते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कट्टी, यहाँ पे बचा 80, और 5 दूनी 10, 5 से ये 16 पचे 80, और 2 से ये 8 बार में, यानी कि दर कितना निकल के आ रहा है, दर 8% निकल के आ रहा है, ठीक है, 8% निकल के आ रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x + y 12 है, x +
y 12 है, x माइनस वाई 4 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, तो x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4। अब दोनों को जोड़ देंगे, एक x मिलके 2x हो जाएगा, और प्लस y और माइनस y जोड़ेंगे तो ये घट जाएंगे एक दूसरे से, तो खत्म, और 12 4 16 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 16, तो 1x बराबर 8 निकल के आएगा। ठीक है, x बराबर 8, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का मान ही पूछा हुआ है। अगर y का मान पूछ दे तो 8 यहाँ पे घटा देंगे, 12 में से 8 यानी 4 आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 97 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम कितना है, एलसीएम 360 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी पे हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है कितना 12, एलसीएम दिया हुआ है 360 बटे कितना हो जाएगा, तो 60, तो 12 पचे 60, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी 72 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाता है, आगे तो आगे कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलकर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी पूछ रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति गति से चल के 15 मिनट में पहुंच रहा है, तो ये सिंपल सा तरीका इसमें अपनाते हैं। मान लेते हैं दूरी d है, तो d बटे 4 पहले लिखेंगे 4, ठीक, माइनस d बटे दूसरा d यहाँ पे है 6 बराबर, अब एक में 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, एक में 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे यानी 25 कर देंगे, या बटे 1 घंटे में जितना मिनट होता है उतना नीचे लिख लेंगे यानी 60 मिनट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है, ऊपर 6 2 4 3 यानी 3d आ जाएगा, माइनस 2d, ठीक है, बराबर 25 बटे 60। अब देखिए 3d में से 2d घट जाए तो यानी d बचेगा, d बटे 12 अब बराबर 25 बटे कितना हो जाएगा 60, तो ये 12 से काट देंगे 60 को 5 बार में, अब 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, यानी d का मान कितना निकल के आ गया 5 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 99 नंबर कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है और 25% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात होगा। यहाँ पे मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे क्या तरीका लगाएंगे, तो 1200 का 25% और इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1200 का 25% वैसे सिंपल में पता चल जाएगा कि 300 है। ठीक है, अगर 100% 1200 है तो इसको 4 से भागा कर देंगे तो 4 300 निकल के आएगा, तो 1200 में 300 जोड़ दिए तो हमारा टोटल यहाँ पे विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1200 गुणे 125 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट्टी, और 12 25 60 के जीरो, 12 दूनी 24 36 के जीरो, 12 कम में 12 4 16, 12 30 है ना, 3 जोड़ेंगे 12 3 15, तो यहाँ पे 1500 निकल के आ रहा है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो यदि किसी कार्य का वर्ग किसी संख्या का वर्ग 144 है तो उस संख्या का घन क्या होगा। तो भैया किसका वर्ग 144 है, तो 12 का है, 12 स्क्वायर 144 होता है, तो इसका घन याद ही होगा आपको 1728 होता है। ठीक है, 1728 होता है। इस तरह से आज का हमारा डिस्कशन समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।